जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो मैं ये लेके आया था आपके लिए सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान आपके लिए पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपका सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपके हर एक लगभग सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट 6 है। ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट में कुल 400 क्वेश्चनों को करवा रखा है। ये हमारा 5वां पार्ट है। नहीं देखे होंगे तो एएलपी और टेक्नीशियन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उससे जाके देख सकते हैं। और मोटिवेशनल थॉट है, क्योंकि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको लड़ना है, आपके हर एक कठिनाइयों से लड़ के आगे ऊपर आके और अपने आप को इस तरह मजबूत करना है ताकि अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सको। तो चलिए आगे देखते हैं। 403 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ऑलरेडी मैंने उसमें 402 क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो 403 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर जाती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये हो जाएगी गोली से कम। गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी हमारी बंदूक की गतिज ऊर्जा। ऐसा क्यों है, ये इसके बारे में डिटेल बता रहे हैं कि जब किसी एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। स्वाभाविक है कि गोली जो होती है काफ़ी तेज़ जाती है, लेकिन जो उसको पीछे जो धक्का मिलता है उतने ज़्यादा ज़ोर से धक्के नहीं लगते हैं, यानी गोली की गतिज ऊर्जा जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। क्वेश्चन है, यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है और जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए, एम का मान 0.5 kg है, 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो स्थिति ऊर्जा का मान क्या था? mgh। क्या था? mgh। 0.5 गुने 10 गुने 100 बराबर 500 जूल। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 500 जूल, क्योंकि स्थिति ऊर्जा का डायरेक्ट सूत्र आप याद रखिए, mgh। क्या होता है? mgh होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 405। 11 kg की एक वस्तु है, जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 11 kg। और वस्तु की ऊंचाई बोला जाएगा तो 8 मीटर है और गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि गतिज ऊर्जा बोला जाएगा तो 11 गुने 9.8 गुने 8 बराबर कितना आ जाएगा? 862.4 जूल। कितना आ जाएगा? 862.4 जूल इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 406 क्या कह रहा है? 15 kg की एक वस्तु है, जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है यदि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया हो? एम द्रव्यमान का वस्तु है और एच ऊंचाई के उठाने पर वस्तु की ऊर्जा कितना हो जाएगी? वस्तु की स्थिति ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा का मान का फार्मूला होता है हमारे लिए mgh। क्या होता है? mgh। जस्ट मान बैठा है तो कितना आ गया? 735 जूल। 735 जूल। देखिए, सारे नोमरिकल हैं और नोमरिकल को आपके लिए पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें यदि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए, वस्तु का द्रव्यमान 10 kg दिया गया है, भूमि से ऊंचाई 6 मीटर है और गुरुत्वीय त्वरण हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और जो होती है स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र होता है mgh होता है 10 गुने 9.8 गुने 6 होता है, यानी 588 जूल। देखिए दोस्तों, आपके झारखंड पुलिस में और एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर एसएससी रेलवे, आपके जहाँ भी हो जहाँ साइंस पूछे जाते हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक कीजिएगा, और जल्द ही झारखंड पुलिस और उत्पाद पुलिस के अलग से जो हिंदी के पार्ट हैं उसको मैं करवाऊँगा। तो ये 588 जूल इसका आंसर आ गया। और वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। इस बुक को मैं पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। अभी से तैयारी नहीं कर पाते हैं तो आगे चल के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 408 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। कितनी h ऊंचाई तक पहुंची? इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु पे कम में खाली जगह होगी, तो क्या होगी? कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गति ऊर्जा। क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 409 क्या कह रहा है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो mgh, ये तो पता है।
किसी m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय बल के पिंड के भार के विरुद्ध किया गया कार्य W/Fd होता है। तो F का मान क्या आ जाएगा mg और ऊंचाई का मान क्या आ जाएगा h हो जाएगा, अर्थात mg h। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 410। सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा जो है पहले बढ़ती है और फिर घटती है। स्थितिज ऊर्जा पहले बढ़ती है और गतिज ऊर्जा फिर क्या होती है, घटती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और जबकि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है तथा गतिज ऊर्जा घटती जाती है। एक ऐसा समय आता है जब वस्तु अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। और क्या होता है, इससे जब अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है जब कोई वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी दूरी जो है कहाँ पे शून्य हो जाएगी, तो उसकी अंतिम दूरी पे जहाँ होगी, जितनी दूर तक वह ऊपर जा सकता है वो अंतिम दूरी पर उसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वह शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 411। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा जो है उसकी जो ऊर्जा होती है वह एक बिंदु पर आकर बढ़ जाती है। किसी दी गई ऊंचाई से किसी वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के दौरान उस वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। क्या होता है, उस रास्ते के एक बिंदु पर बढ़ जाती है, किंतु इस दौरान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है। इस दौरान क्या होता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है और यात्रा के मार्ग में किसी भी बिंदु पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। और जो संपूर्ण ऊर्जा रहती है यात्रा के किसी भी मार्ग पर जितनी ऊर्जा है वह स्थिर रहती है, उसका कोई मान बढ़ता और घटता नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, गिरने के दौरान जो था रास्ते में किसी एक बिंदु पर कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब सबसे ऊपर जाती है तो उसका क्या था, उसका मान शून्य हो जाता है। आगे किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा खाली जगह होती है तो बंदूक की तुलना में अधिक होती है। बंदूक की तुलना में जो होती है गतिज ऊर्जा गोली की अधिक होती है, बंदूक की तुलना में अधिक होती है। जैसे ये बनाया है, बंदूक का द्रव्यमान यदि m1 है और वेग उसका v1 है, और बुलेट का द्रव्यमान m2 है और वेग इसका v2 है, तो m1 जो है क्या है, m2 से ज़्यादा बड़ा है। और संवेग संरक्षण के नियम से यदि आप देखें तो m1 v1 बराबर m2 v2, तो m1 बाई m2 बराबर गुने v1 बराबर v2। ये v2 का वेग आ गया, और v2 जो है ये क्या v1 से हमेशा आगे ही रहता है। अर्थात यदि बंदूक से बुलेट दागे जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा जो होती है वो गोली से क्या होती है, बंदूक की तुलना में अधिक होती है। अगला है 2 kg का एक ब्लॉक है 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड करता है। 2 kg का एक वस्तु है, वह 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड करता होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है, उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन ना हो जाए। मतलब स्प्रिंग पे गिरता है, जब तक वह स्थिर नहीं होता स्प्रिंग तब तक वह दबाते रहता है। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। तो स्प्रिंग खाली जगह दबाता है, तो स्प्रिंग कितना दबाता है, देखिए m 2 kg दे दिया, गतिज ऊर्जा 100 न्यूटन पर मीटर है और वेग जो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो पहला देखिए दोनों को गतिज ऊर्जा को हम बराबर कर देते हैं, तो हाफ mv² बराबर हाफ के x²। तो x का मान को निकालना था, और x का मान कितना है 5.5 सेंटीमीटर लगभग दबाता है। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाएंगे, दोनों की गतिज ऊर्जा को आप बराबर कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 414 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। तो ये है हमारी रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा जो अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विशिष्ट छोटे कणों के
आपसी स्थिति के कारण होता है। अतः रासायनिक ऊर्जा जो होती है साइकिल चलाने पर उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है। तो रासायनिक ऊर्जा जो होती है वह साइकिल चलाने पर उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये देखिए एलपी टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 415। द्रव्यमान आगे निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? तो वह द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान जो है वह स्थान बदलने पर चेंज नहीं होता। यदि 5 केजी का कोई वस्तु यहाँ भी है तो 5 केजी का वस्तु आपके चंद्रमा पर भी होगा। 5 केजी का वस्तु दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई कहीं भी ले जाओ उसका वजन 5 केजी ही होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता, किंतु वस्तु का भार या वजन स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित। भार चेंज होता है लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो द्रव्यमान संबंधित नहीं है। देखिए गति जो हो गया, समय जो हो गया और त्वरण हो गया, रेखीय गति के चर हैं, लेकिन द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं है। द्रव्यमान क्या इस समूह से बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 417 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान है। जड़त्व मापने की जो इकाई है वो क्या है? द्रव्यमान है। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। द्रव्यमान जो है इसके वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 418 क्या कह रहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? यदि द्रव्यमान का मापन करते हैं तो वह किसका मापन कहलाता है, ये आपको बताना। तो ये जड़त्व का मापन कहलाता है। किसका मापन कहलाता है? जड़त्व का। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्या में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। भौतिक राशि को परिमाण संख्या में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जो भी गुण जो है वह जो है उसके अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का मापन द्रव्यमान होता है। जड़त्व का मापन हम द्रव्यमान के रूप में मापते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर कि एक रेलगाड़ी और एक बैलगाड़ी में किसका जो जड़त्व है वो ज़्यादा होगा। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका जड़त्व भी ज़्यादा ही होगा। आगे है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किससे मापा जा सकता है? तो ये द्रव्यमान से मापा जा सकता है। अभी जस्ट ही ये क्वेश्चन मैंने बताया, वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या था? उसके जड़त्व की माप होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 420। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान का बोला गया है कि परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की वो राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 421। द्रव्यमान बट्टे आयतन क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन जो होता है घनत्व कहलाता है। द्रव्यमान बट्टे आयतन क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। भौतिक में किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा या डी से निरूपित करते हैं। इसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। किलोग्राम प्रति घन मीटर इसकी जो होती इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 422 क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है घनत्व। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो घनत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 423। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, कितना है? भार जो है इसका 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो भार जो है W बराबर 200 न्यूटन और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W बराबर mg याद रखिए फार्मूला। अब m का मान कितना आ गया? 20 kg। कितना आ गया? 20 kg। द्रव्यमान का मात्रा क्या था? kg होता है। अगला क्वेश्चन है बल बट्टे त्वरण। बल बट्टे त्वरण खाली जगह क्या है?
तो बल बटे त्वरण जो है द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान बराबर क्या बोल सकते हैं, बल बटे त्वरण। और बल बराबर क्या था, द्रव्यमान गुने त्वरण। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। तो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। जब अलग अलग वस्तु को मुक्त रूप से नीचे छोड़ दिया जाता है तो उसमें समान त्वरण कार्य करता है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 450 न्यूटन भार वाले लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए भार बराबर क्या हो जाएगा, mg होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो m हमें निकालना है, तो 450 बट्टे 9.8 अर्थात 45.9 kg इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 45.9 kg। अगला है एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, अधिक गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो वस्तु का द्रव्यमान 980 बट्टे 9.8 बराबर 100 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 kg इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 428। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है वह नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ में जितनी मात्रा होती है उसे वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। जो और जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत तथा अपरिवर्तनीय रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, और कहीं भी यदि आप ले जाएंगे कोई भी वस्तु को तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब द्रव्यमान नहीं बदलता जबकि भार बदलता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं। लगे कि हमने आपके लिए कुछ किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये मत सोचिए कि आपके जो साइंस है केवल रेलवे के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आपके आजकल के एग्ज़ामों में भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकेंड और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या आ जाएगा? तो पिंड का संवेग जो होता है mv हो जाता है। क्या होता है, mv, और संवेग दे दिया है 50 और m का मान हमें पूछा है, तो 50 बटे 5 बराबर 10 kg। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 10 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 430 क्या कह रहा है, यदि बल F और त्वरण ये दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो m बराबर F बटे ए। m बराबर क्या था, F बटे ये हो जाता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma होता है। बराबर क्या होता है, ma होता है। तो m बराबर क्या आ जाएगा, F बटे ये। अब देखिए न्यूटन के गति का नियम आ गया है, और न्यूटन के गति से नियम जो होते हैं उससे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? न्यूटन के गति के पहले नियम को कौन सा जो है ये उदाहरण दिखाता है? तो जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। क्या होता है, जब बस शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर जो झटका लगता है वो न्यूटन का पहला नियम को दर्शाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। सभी वस्तुएं क्या करती है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु बस जब अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर की गति अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करती है। तो ये हमारा न्यूटन का पहला नियम हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह खाली जगह के कारण होता है। तो यह जड़त्व के कारण होता है। क्या होता है, जड़त्व के कारण होता है।
यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 433। गति का तीसरा नियम खाली जगह और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो स्थिति और वेग के बीच को संबंध को दर्शाता है। जो गति का तीसरा नियम है, जो स्थिति और गति के नियम, स्थिति और वेग के बीच के संबंध को प्रदान करता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा की प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु का स्थिति और वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसे आप जांचने के लिए क्या कीजिए कि v और a को काट दीजिए, v और a को। तो ये क्या हो गया? गति और वेग को दर्शाता है। किसको? गति और स्थिति को दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 434 नंबर क्वेश्चन है। 3 kg का एक पिस्तौल है, 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना हो जाएगा? अब देखिए, ये हो जाएगा पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग। ये माइनस गोली का संवेग इसलिए हो गया क्योंकि जो गोली है वो सापेक्ष एक सीध में जा रही है, जबकि उसका जो बंदूक है, पिस्तौल जो है वह पीछे की ओर आ रही है। तो बड़ा एमवी से इसे दर्शाएं पिस्तौल के संवेग को, और इसे छोटा एमवी से। बोला पिस्तौल का संवेग वेग क्या हो जाएगा? तो पिस्तौल का वेग हमें ज्ञात करना, और एम का मान में क्या दे? 3000 kg दे दिया गया। 3000 ग्राम में हम बदलेंगे, और -40 इसका क्या है? द्रव्यमान है, और भी का मान जो दिया है 180 है, क्योंकि 180 जो बोला कि क्षैतिज रेखा में जा रही है, क्षैतिज रूप से चलाई जा रही है। तो 180 डिग्री का कौन बनता है? तो v का बराबर 40 × 180/300। और इसे हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 24 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 24 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना, ये आपका क्या है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। सर आइजैक न्यूटन ने गति विषयक तीनों नियमों का उल्लेख अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। अब देखिए, गति के तीनों नियम जो है किस पर आधारित हैं? तो प्रथम नियम जो है सो जड़त्व के नियम पर आधारित है। द्वितीय नियम जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और तृतीय नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। तो ये सारे जो है ये फैक्ट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला गति का दूसरा नियम से संबंधित है। ये सेम आ गया। गति का द्वितीय नियम किससे संबंधित? संवेग से। किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। देखिए, गति का द्वितीय नियम को प्रूव भी किया है। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर dp/dt। F बल है और T संवेग है, और T क्या? समय है। यानी संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। न्यूटन का गति का दूसरा नियम ये बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। क्या? बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। किसी वस्तु के समय में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग परिवर्तन कहाँ होता है? बल की दिशा में होता है। गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। गति का दूसरा नियम क्या है? तो ये बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 438। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो दूसरे नियम का समीकरण है F बराबर ma। क्या है? F बराबर ma। किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। बोला संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अतः न्यूटन की गति का दूसरा नियम F बराबर ma होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। F बराबर ma। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, F बराबर ma न्यूटन के
द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के रूप में क्या जानते हैं हम? F बराबर ma को जानते हैं। आगे है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो यह तीसरा नियम करता है, तीसरा गति का नियम। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरे वस्तु पर लगाती है, दूसरे वस्तु भी विपरीत दिशा में उतनी ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इनमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरी बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 441 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो कौन सा कथन जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल क्या होता है? अलग अलग निकाय पर अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ये आपका जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही है। अगला है न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। और न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अलग अलग जो निकाय पर लगता है, ना कि एक ही निकाय पर, और विपरीत दिशा में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 442 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो ये किए गए थे किसके द्वारा? न्यूटन चाचा के द्वारा, न्यूटन के द्वारा। सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीन नियमों को प्रतिपादित किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक थी ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1687 में, और इसमें तीन नियम का प्रतिपादन किए थे। गति का प्रथम नियम था यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामा में ही रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आगे है गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग परिवर्तन का तो बल की दिशा में होता है। अब गति का तीसरा नियम है किसी वस्तु पर क्रिया के समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 443। आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए? तो सर आइजक न्यूटन के द्वारा जो है गति के 3 नियम को प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1687 में प्रकाशित हुआ था गति के तीनों नियम। गति का प्रसिद्ध नियम खाली जगह दिया था, तो ये दिए थे न्यूटन चचा, न्यूटन के द्वारा जो दिया गया था। आगे देखते हैं न्यूटन के टॉपिक है न्यूटन के गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किया, जो इस प्रकार है। जड़त्व का नियम, बल द्रव्यमान त्वरण संबंधी नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ये 3 नियम दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 446। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगे आपके लिए कुछ हमने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर खाली जगह के समानुपाती होता है तो लागू बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा के समानुपाती होती है। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का दूसरे नियम भी कहते हैं। आगे गति के द्वितीय नियम दर्शाता है। तो गति का द्वितीय नियम जो है हमें क्या दर्शाता है देखेंगे नेक्स्ट। और ये है LP टेक का जो बुक, इसको भी मैं ये बुक कंप्लीट होने के बाद इस महीने के बाद करवाऊंगा। तो चैनल पे नए होंगे, SK झा का बुक है और ये साइंस स्पेशल है, काफ़ी अच्छा बुक है। इसको मैंने मंगा रखा है, तो आप यदि नहीं लिए हैं तो ले भी सकते हैं। और देखिए इसका था गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। क्या होता है? शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए बल के समानुपाती होता है। उसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है, उसकी दिशा भी वही होती है जो बल की होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो वह बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, यही जो है ये गलत है। बाकी बात सारे जो ऑप्शन है सही हैं। भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक
प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। ये हमने पहले भी पढ़ा है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे पहला, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये आपका जड़त्व के उदाहरण है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। ये हमारे न्यूटन के पहले नियम यानी जड़त्व के नियम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 449 क्या कह रहा है। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें आगे वीडियो को अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मोटिवेट करता है। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है न्यूटन। क्या कहा जाता है? न्यूटन। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण यानी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थात न्यूटन होता है, 1 न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह घबरा गया है? नहीं, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। क्या होता है? पीछे की ओर लेता है ताकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करे। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन होता है, अर्थात गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। गेंद में क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, अतः गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। गेंद का प्रभाव क्या होता है? हाथ पर कम पड़ता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 451। एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर जाती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। हमेशा जो होगी गोली की गतिज ऊर्जा से जो होगी कम होगी हमारी राइफल की गतिज ऊर्जा। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वह वापस उतना बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। यही कारण है कि बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देता है, तब बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होती है। क्या होती है? बंदूक की जो होती है गतिज ऊर्जा वह गोली की गतिज ऊर्जा से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 453। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो ये करता है रॉकेट लॉन्च करना। ये तृतीय नियम का उदाहरण है। क्या है? रॉकेट लॉन्च करना गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक को पीछे की ओर धक्का देना, रॉकेट लॉन्च करना, ये हमारे न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। अगला है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से गति को दर्शाता है? तो यह गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। किसको? गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। यह उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया, एक वस्तु जितना बल दूसरे वस्तु पर लगाती है दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। क्या था? उदाहरण के रूप में बता रहा है कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट को आगे बढ़ना, नाव खेने के लिए बाँस से जमीन को दबाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो यह न्यूटन के ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। प्रथम नियम जड़त्व के नियम को दर्शाता है, द्वितीय नियम संवेग के नियम को और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम को बताता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 456।
किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग को घात n घात के समानुपाती होता है, तो यहाँ n का मान क्या होना चाहिए? तो n का मान हमेशा 1 होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट क्या करता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, ये आप जान चुके हैं। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस तरल ईंधन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। क्या था? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है। क्या था? पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है। अतः निकलने वाली गैस को रॉकेट की गति के समान एवं विपरीत दिशा में होती है। मतलब समान होता है, लेकिन क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है, जहाँ n का मान हमेशा 1 लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपके ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन बल से एक 50 kg आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाला आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? तो वो भी 50 न्यूटन बल से धकेला। कितने? 50 न्यूटन बल से धकेला है। न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है, तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन बल से धक्का देगा। कितने? 50 न्यूटन से बल से धक्का देगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है यही बताता है। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो क्या सिद्ध नहीं होता? प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, जो प्रकाश का वेग है और तुलनीय वेग में जो गति कर देते हैं, उस वेग में जो तुलना कर देते हैं, वही जो है ये आपके लिए न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 467। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रनोद खाली जगह होता है। रॉकेट पर प्रनोद क्या था? स्थिर होता है। रॉकेट पर प्रनोद क्या था? स्थिर होता है। रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह पीछे की ओर सक्रिय मुंह से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट के तीव्र वेग से आगे की ओर धकेलती है। वह रॉकेट को कहते हैं तीव्र वेग से आगे की ओर धकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रनोद स्थिर होता है। रॉकेट पर प्रनोद क्या होता है? स्थिर होता है। आगे देखेंगे, और ये मोटिवेशनल थॉट है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं सोचा। तो ये हमारा मोटिवेशनल थॉट है। और इसी के साथ 468 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं कि एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व है बाह्य बल के अभाव से किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो यह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या तो गैलीलियो का नियम। एक उचित छलांग लगाने वाला आदमी उचित छलांग से बाहर से कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो ताकि क्या करे? गति का जड़त्व जो है उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उपरोक्त वस्तु अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। यदि वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहेगी। यदि वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। एक ऊर्जावान छलांग लगाने वाला उचित छलांग लगाने से पहले कुछ समय दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 470। मेज पर रखी गई वस्तु का ढेर खाली जगह के कारण हटता नहीं है, तो यह जड़ता के कारण हटता नहीं है। यह क्या? जड़ता के कारण हटता नहीं है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं। वस्तुओं का प्रारंभिक अवस्था विराम या गतीय अवस्था
स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं हम? जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविचलित वस्तुओं के विराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। क्या था? अविचलित वस्तुओं के विराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति अवस्था या विरामावस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, जड़त्व कहलाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा, तो उस वस्तु की गति का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। जड़त्व के नियम के प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। उसे वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के माप होता है, उसके जो होता है वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप होती है। अगला, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील होने की उस गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है जड़त्व। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को जड़त्व कहते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी तथा गतिशील अवस्था में तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाइबर ना लगाया जाए। ये हमारा जड़त्व का नियम या तो गति का पहला नियम कहता है। सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। कोई भी वस्तु क्या अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन ना होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? जड़त्व कहते हैं। आगे, समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? देखते हैं, कभी कभी जब दौड़ कंप्लीट हो जाता है फिर भी वह कुछ दूरी तक थोड़ा देर तक दौड़ जाता है, क्योंकि गति की जड़ता उससे आगे बढ़ाती है। गति की जो जड़ता होती है उससे आगे बढ़ाने के लिए फोर्स करती है। एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद भी भागना जारी रखता है क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। उसे तीव्र गति से स्थिर होने में कुछ समय लग जाता है। उससे क्या होता है? स्थिर होने के लिए उसे कुछ समय लग जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 474 क्या कह रहा है? आगे है, जड़ता यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इनर्शिया जो है ये आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़ता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 475, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की ओर विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। यह बल किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। विरामावस्था में स्थित वस्तु विरामावस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। वस्तु को क्या गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। इसलिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। यह बल किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। आगे देखेंगे, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? तो यह जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है। यह किसके नियम को व्याख्या करता है? जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था में या गति की अवस्था में बनाए रखने का प्रयत्न करती है, अर्थात इनके परिवर्तन का विरोध करती है। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो गति अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में रहता है। सिक्का क्या रहता है? जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में रहता है, इसलिए सिक्का जो है गिलास में गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज में। रेलगाड़ी और हवाई जहाज में क्या होता है? ये जड़त्व का मान अधिक होता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसकी जड़त्व ज़्यादा होती है। किसी वस्तु एक प्राकृतिक गुण उसकी वस्तु की विरामा या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। जब हम बताए हुए थे, एक भारी वस्तु का जड़त्व क्या था? अधिक होता है, और वस्तु का जड़त्व उसके भार के समानुपाती होता है। और वस्तु का जो भार होता है जड़त्व के समानुपाती होता है, अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व भी बढ़ता है।
भार घटने के साथ वस्तु का जड़त्व कम होता है। भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ेगा और भार घटने के साथ वस्तु का जड़त्व कम होगा। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस आदि भारी वाहन जड़त्व का मान सबसे अधिक होता है। जड़त्व का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला है बल। बल के बारे में जानेंगे। बल समीकरण में F बराबर होता है, तो F बराबर क्या था? ma होता है। बराबर क्या था? ma होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, अर्थात परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल एक सदिश भौतिक राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का क्या मतलब? SI मात्रक न्यूटन होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा बल F लगाने पर त्वरण a अंतर्गत गतिशील हो जाती है, तो F बराबर ma के समतुल्य हो जाती है। F बराबर ma के समतुल्य हो जाती है। अगला है, देखिए, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल हैं, बल वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु का कार्यरत कुल बल कितना हो जाएगा? तो ये दोनों बल का दिशा एक ही दिशा में कार्यरत है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का मान कितना था? 1। तो F बराबर F1 प्लस F2। F1 कितना? 10 न्यूटन और ये F2 5 न्यूटन, अर्थात 15 न्यूटन इसका मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 480 को हम देखेंगे। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल खाली जगह के समान होता है, तो वस्तु के वजन के समान होता है। किसके समान होता है? वस्तु के वजन के समान होता है। यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होगा। जो होगा न्यूनतम बल जो होगा वस्तु के वजन के समान होगा। तो ये मोटिवेशनल थॉट है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगला है 481 नंबर क्वेश्चन। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण 1 से गतिशील है, तो उस पर प्रयुक्त बल क्या हो जाएगा? तो F बराबर ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयुक्त बल F बराबर ma हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 482। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री। विपरीत दिशा में लगेगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 483 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु को स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? ये बल का नियम है। ये क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल का SI मात्रक क्या था? न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक क्या था? न्यूटन होता है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो, मतलब जब तक कोई बल नहीं लग रहा है तो वह गति नहीं करेगी। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, उस पर कोई बल ना लग रहा हो। बल एक सदिश राशि है, इसका SI यूनिट न्यूटन होता है। बल क्या? सदिश राशि है, इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो कभी अकेले नहीं रहने वाला कौन सा है? बल है। बल एक ऐसी सदिश राशि है जो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती, अर्थात संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय बल F बराबर mg लगाती है। बराबर क्या लगाती है? mg लगाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 486। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लगाया संतुलित बल का प्रभाव है? तो एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन जो है संतुलित बल का उदाहरण, बल का प्रभाव है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु जो थी आकृति में परिवर्तन होता है। वस्तु के आकृति में हमेशा परिवर्तन होता है। बल बराबर होता है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, उसे हम बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल के न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार में क्या था? तो व्यंजक प्राप्त होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण जो होता है यह बल के बराबर होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण बल के बराबर होता है। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।
प्रतिबल का प्रभाव जो है किस पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल। प्रतिबल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो फिर पास्कल कहते हैं। चलिए आगे 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 490 है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु को जब 10 न्यूटन बल लगाया जाए तो कौन सा कथन लागू होता है, तो निकाय 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति करेगा। न्यूटन क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से गति करेगा। चलिए आगे देखिए 491 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ कर खींची जाती है, एक वस्तु क्या था दोनों सिरों से खींचकर पकड़ जाते हैं तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं, खिंचाव बल कहा जाता है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। जब एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लगने वाले बल को खिंचाव कहा जाता है। उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, खिंचाव कहा जाता है। आगे 492 नंबर क्वेश्चन, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 के द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करती है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल की मात्रा क्या हो जाएगी। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या है, 5 केजी है। वस्तु का प्रारंभिक 4 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग 7 मीटर पर सेकेंड, और जो समय जो है सो 2 सेकेंड का है। तो F बराबर एम ए होता है। तो ए बराबर क्या था, v माइनस यू बाई टी। तो F बराबर एम v माइनस यू बाई टी यानी 5 गुने 7 माइनस 4/2 यानी 15/2 यानी 7.5 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5 न्यूटन। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है तो खिलाड़ियों द्वारा लगाया औसत बल क्या हो जाएगा। तो औसत बल जो हो जाएगा औसत बल हो जाएगा आवेग बटे समय। तो u का मान है 30 मीटर पर सेकंड और द्रव्यमान जो क्या 0.1 kg है और समय 0.05 है। देखिए इसका औसत बल यदि हम निकालते हैं तो आवेग बटे समय हो जाता है। F बराबर J बाई टी यानी -3/0.05 अर्थात 60 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन। एक 2 केजी की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रहा, इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा। तो F बराबर एम ए 2 गुने 4 बराबर 8 न्यूटन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको ऐसे कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं। 100 केजी के द्रव्यमान का एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। उस पर एक समान त्वरण आरोपित होता है तो पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। m द्रव्यमान का एक वस्तु m 100 केजी है, u है 5 मीटर पर सेकंड, v है 15 मीटर पर सेकंड और टाइम है 5 सेकंड है। f बराबर m ए हो जाता है और a का मान क्या लिखते हैं हम, a बराबर v माइनस यू बाई टी। 100 गुने 10/5 ये आ जाएगा कितना, 200 न्यूटन। कितना बल कार्य कर रहा है, 200 न्यूटन कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 496, 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड के साथ स्थानांतरित करता है तो उस पर लगने वाला बल की गणना करें। जिस बल का द्वितीय नियम जो है जो व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर एम ए लगाएंगे और 20 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा, 80 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 497, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता तो उत्पन्न त्वरण का मान क्या हो जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। ए बराबर एम ए से हो जाएगा और एफ का मान कितना, 100 न्यूटन और ये 50 दूना 100 अर्थात 2 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 498, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है तो प्रयुक्त बल की मात्रा क्या हो जाएगी। तो प्रयुक्त बल का जो मात्रा हो जाएगा आप देख सकते हैं F बराबर क्या हो जाएगा, वी। F बराबर तो सबसे पहले होता है एम ए और F बराबर एम का मान हमें कितना दे दिया, 5 केजी और ए का मान v माइनस यू बाई टी करेंगे तो v का मान है 8 माइनस 6 बाई टी का मान हमें कितना दे दिया गया है, तो 2 सेकेंड। तो यहाँ 2/2 कट गया अर्थात F बराबर क्या है 5 न्यूटन। हमें कितना न्यूटन प्राप्त होगा, 5 न्यूटन। आगे ये है यूथ कंपटीशन का, ये हमने पार्ट 7 करवाया ऑलरेडी, 6 पार्ट जो हमने करवा चुका हूँ और
लास्ट मोटिवेशनल थॉट है आपके लिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सही बात है, पंख से कुछ नहीं होता, अगर आपके हौसले बुलंद है तो आप हर एक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यहाँ तक आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे को प्यार दें और बड़े को सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।